Welcome back dear student, myself Reshma Kapoor from Jaipur, Rajasthan. लैब असिस्टेंट पीजीटी, टीजीटी, नीट बायोलॉजी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज में आज हम जेनेटिक्स टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। जेनेटिक्स पर ही कुछ एमसीक्यूज को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। स्टूडेंट्स, आपका कंपटीशन चाहे किसी भी लेवल का हो, सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं आपको पता होना चाहिए कि उस टॉपिक्स में से किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चंस के नेचर को समझने के लिए जरूरी है आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करें, मॉडल पेपर करें एंड सैम्पल पेपर्स को डिस्कस करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वर्णांध महिला एक सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो इनकी संतान की प्रकृति क्या होगी। मीन्स हमारे को एक कंडीशन दे रखी है, कलर ब्लाइंडनेस की कंडीशन दे रखी है और बताया हुआ है कि अगर इसकी मैरिज एक सामान्य पुरुष से होती है तो संतान कैसी पैदा होंगी। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि कलर ब्लाइंडनेस कंडीशन क्या होती है। कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांध रोग एक एक्स क्रोमोसोम पर स्थित अप्रभावी जीन के कारण होता है। मीन्स ये सेक्स लिंक्ड डिजीज है, एक्स क्रोमोसोम पर होता है और महिला में दे रखी कलर ब्लाइंड है। महिला में या फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। कलर ब्लाइंड होने के लिए उस महिला का ये जीनोटाइप होगा, तभी वो कलर ब्लाइंड होगी। इसकी मैरिज होती है एक सामान्य पुरुष से। मेल में एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम होता है। कलर ब्लाइंड कंडीशन में जो फीमेल में गैमेट्स बनेंगे वो एक्स सी होंगे एंड मेल नॉर्मल गैमेट बनाएगा एक्स एंड वाई। इस गैमेट का फ्यूजन जस्ट सपोज इस स्पर्म से होता है, देन जाइगोट में एक एक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंड का जीन है। इस एग का फ्यूजन इस स्पर्म से होता है तो जो जाइगोट बनेगा जिससे कि बेबी बॉय डेवलप होगा, उसमें एक कलर ब्लाइंड का जीन है। इन दैट मीन्स ये कंडीशन बता रही है कि जो बॉय डेवलप होगा उसमें कलर ब्लाइंडनेस दिखाई देगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए इस कंडीशन में जो बेबी गर्ल बनेगी उसमें एक जीन एक्स नॉर्मल है और एक पर रिसेसिव कलर ब्लाइंड का जीन प्रेजेंट है। नॉर्मल एक्स की प्रेजेंस में ये जो जीन होगा ये अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा, इसलिए ये वाली जो बेबी गर्ल्स होंगी ये नॉर्मल होंगी बट उस डिजीज के लिए कैरियर होंगी या वाहक होंगी। अब हम देखते हैं हमारे को क्या ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट है वर्णांध पुत्रियां तथा सामान्य पुत्र, वर्णांध पुत्र तथा वाहक पुत्रियां, सामान्य पुत्र तथा वाहक पुत्रियां या सामान्य पुत्र तथा सामान्य पुत्रियां। अब हमने यहाँ पर देख लिया है कि इस वाले कॉम्बिनेशन में इस मैटिंग से जो प्रजानि बनेगी, जो संतानें बनेंगी, उसमें जो बॉयज होंगे वो कलर ब्लाइंड होंगे लेकिन जो गर्ल्स होंगी वो नॉर्मल एंड वाहक होंगी। तो ऑप्शन बी ये राइट है हमारा, वर्णांध पुत्र होंगे और वाहक पुत्रियां होंगी। तो यहाँ पर बच्चों अब एक कंसेप्ट आपकी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पर होता है। ये एक अप्रभावी एलील है, अप्रभावी जीन है। मीन्स जब दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन होगा तभी डिजीज होगी। क्योंकि मेल में एक एक्स क्रोमोसोम होता है तो जैसे ही ये जीन मेल में प्रकट हो जाता है तो मेल में डिजीज दिखाई दे जाती है, लेकिन फीमेल में डिजीज होने के लिए दोनों एक्स क्रोमोसोम पर उस रोग का जीन उपस्थित होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, AB रुधिर समूह की वंशागति प्रदर्शित करती है। सह प्रभाविकता, पूर्ण प्रभाविकता, मिश्रित वंशागति या संयुक्त वंशागति। हमें पता है जो AB ब्लड ग्रुप होता है इसका जीनोटाइप होता है IA एंड IB। ह्यूमन में ब्लड ग्रुप जो है मल्टीपल एलेलिज्म का एक उदाहरण है, लेकिन AB ब्लड ग्रुप जो है
उसमें क्या होता है कि एंटीजन ए को बनाने वाला एलील एंड एंटीजन बी को बनाने वाला एलील जब दोनों कॉम्बिनेशन साथ साथ में आ जाते हैं तो दोनों ही अपना प्रभाव दिखाते हैं। मीन्स ना तो एंटीजन ए का जीन डोमिनेंट है बी के ऊपर, ना एंटीजन बी का जीन डोमिनेंट है प्रभावी है ए के ऊपर, दोनों ही अपना प्रभाव दिखाएंगे और इंडिविजुअल में, उस मनुष्य में, उस ह्यूमन में दोनों ही एंटीजन उसकी आरबीसी में बनेंगे। सो ए बी रुधिर समूह की वंशागति सह प्रभाविकता को दिखाती है। ये कंडीशन कोडोमिनेंस या सह प्रभाविकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगेन ब्लड ग्रुप से। रक्त समूह ओ वाले एक बच्चे के पिता का रक्त समूह बी है तो पिता का जीनोटाइप होगा। हमसे पिता का जीनोटाइप पूछा है। यहाँ स्टूडेंट मैं आपको ये क्लियरली लिख देती हूँ, टाइपिंग में थोड़ी सी गलती हुई है। IO ऐसे, दिस वन IB, दिस वन IA है एंड दिस वन IBIO। ठीक है, तो ये यहाँ पर 4 हमारे को ऑप्शन दिए गए हैं। हमें पता है कि जो ब्लड ग्रुप O होता है वो एक ब्लड ग्रुप का रिसेसिव अप्रभावी जीन के कारण होता है जिसको हम IO या स्मॉल i से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ब्लड ग्रुप O है ये कब बनेगा? जब दोनों ही अप्रभावी जीन प्रेजेंट होंगे। मीन्स ब्लड ग्रुप O होने के लिए जीनोटाइप IO होगा हमारा, तब ब्लड ग्रुप O बनेगा। ठीक है, पिता का दिया हुआ है रक्त समूह B। हमें पता है कि संतान में एक जो एलील आता है वो फादर से आता है और दूसरा आता है मदर से। ठीक है, इट मीन्स एक IO इस बच्चे में कहाँ से आया है? फादर से। तो मीन्स फादर में एक IO प्रेजेंट है, राइट। अब फादर का ब्लड ग्रुप B है तो इट मीन्स इस फादर का जीनोटाइप में दूसरा क्या होगा? IB, तभी इस फादर का ब्लड ग्रुप B बनेगा। सो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा D IBIO। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABO रुधिर वर्ग किसका उदाहरण है? प्रबलता का, बहुयुग्म विकल्पी का, सह प्रभाविकता का या पूरक जीन्स का? जो ABO ब्लड ग्रुप की वंशागति होती है ये मल्टीपल एलेलिज्म या बहुयुग्म विकल्पी का उदाहरण है जिसमें किसी एक कैरेक्टर के लिए एक से ज़्यादा जीन प्रेजेंट होते हैं, एक से ज़्यादा एलील के द्वारा वो कैरेक्टर निर्धारित होता है। लाइक ब्लड ग्रुप ABO जिसमें कैरेक्टर है ब्लड का ग्रुप बनेगा। मीन्स एंटीजेंस RB पर किस तरह की बनेगी उसके लिए एक जीन है, उस जीन के 3 फॉर्म्स होते हैं जिसको हम IA, IB एंड IO से डिनोट करते हैं। ये 3 टाइप्स के जीन मिल रहे हैं, 3 टाइप्स के एलील्स मिल रहे हैं। तो इस तरह की इंसिडेंस को हम बहुयुग्म विकल्पी या मल्टीपल एलेलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि मेंडल उद्यान मटर में 8 लक्षणों का अध्ययन करता तो वह किसकी खोज नहीं कर पाता? प्रभाविकता की, पृथक्करण, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या एकल लक्षण का नियम? मेंडल ने उद्यान मटर में 7 ट्रेट्स लिए थे, 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए थे। मटर में जो है गार्डन पी जो है उसमें 7 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। ठीक है, मीन्स टोटल 14 क्रोमोसोम्स होते हैं और ये जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे मेंडल के अनुसार ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट थे। मीन्स जो कैरेक्टर थे वो आपस में लिंक्ड नहीं थे। जस्ट सपोज अगर 8 ट्रेट्स होते तो 8 में से कोई ये जो 8वां ट्रेट है, 8वां जो लक्षण होता वो इन 7 क्रोमोसोम में किसी न किसी कैरेक्टर के साथ में लिंक्ड होता। तो बहुत ही संभावना है, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ये जो 8वां लक्षण है वो स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में नहीं जा पाता, जैसा कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा था कि 2 या 2 से ज़्यादा कैरेक्टर्स जब एक साथ कंसीडर किए जाते हैं
तो कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंटली नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, मीन्स लक्षण स्वतंत्र रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट व्हेन कैरेक्टर्स आर लिंक्ड, जब वो लक्षण सहलग्न हो। अब वो अगर वो 8वां लक्षण लेता, 7 क्रोमोसोम्स हैं, 7 पेयर्स है क्रोमोसोम्स के, तो क्या होता है, ये जो 8वां लक्षण है, संभावना थी कि वो किसी न किसी कैरेक्टर्स के साथ एडजॉइंट होता, तो वो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम डिस्कवर नहीं कर पाता। तो ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट है, एक सामान्य स्त्री जिसका पिता वर्णांध था का विवाह एक सामान्य पुरुष के साथ हुआ, इसके पुत्र कैसे होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो सेक्स लिंक्ड डिजीज है, इसके ऊपर क्वेश्चंस का आप नेचर देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपको केस दे रखा होता है, केस स्टडी दे रखी होती है, एंड देन पूछा जाता है कि वो जो जीन है वो नेक्स्ट जनरेशन में कैसे जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ एक स्त्री जो सामान्य है लेकिन पिता कलर ब्लाइंड है, वर्णांध है। तो आप पिता कलर ब्लाइंड है, वर्णांध है, मीन्स पिता का जीनोटाइप क्या हुआ, XCY। स्त्री सामान्य है, ठीक है। अब आपको पता है कि बच्चे में इस स्त्री के अंदर एक जीन X इसकी मदर से आएगा, फीमेल में एक X जीन हमेशा फादर से आता है, फादर ऑलरेडी ब्लाइंड है, सो इस मदर का, इस स्त्री का दूसरा X जीन कलर ब्लाइंड लिए हुए होगा। तो इस फीमेल का जीनोटाइप क्या हो गया, XXC। इसका विवाह एक सामान्य पुरुष के साथ होता है, मीन्स इसकी मैटिंग हो रही है इस मेल के साथ में। अब पूछा है इनके पुत्र कैसे होंगे। तो यहाँ पर ये जो फीमेल है इससे 2 डिफरेंट टाइप्स के गैमेट बनेंगे। एक गैमेट में X क्रोमोसोम होगा, दूसरे गैमेट में कलर ब्लाइंड वाला X होगा। मेल हमेशा 2 टाइप के गैमेट्स बनाता है, एक में X क्रोमोसोम होता है और दूसरे में Y क्रोमोसोम होता है। तो ये पूछा है कि इसके पुत्र कैसे होंगे। पुत्र होने के लिए क्या है, इस X क्रोमोसोम का फ्यूजन होगा Y से, मीन्स XY, ये पुत्र हुआ। पॉसिबिलिटी है इस X क्रोमोसोम का फ्यूजन हुआ इस Y से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो पुत्र होने की परसेंटेज दे रखा है, 50% जो बॉयज होंगे वो ब्लाइंड होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे, एंड 50% जो बॉय होंगे वो नॉर्मल होंगे। तो ऑप्शन देखते हैं, सभी वर्णांध, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, सभी वर्णांध नहीं है। 75% वर्णांध, ये भी एलिमिनेट है। 50% कलर ब्लाइंड या वर्णांध, तो ये ऑप्शन राइट है, क्योंकि 50% चांसेस हैं कि जो बॉय होंगे वो ब्लाइंड होंगे और 50% नॉर्मल होंगे। तो ऑप्शन सी इज राइट है, सभी सामान्य, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पिता का जीनोटाइप सामान्य है और माता हीमोफीलिया की वाहक है, तो अगेन हमें कंडीशन दे रखी है, माता कैसी है, हीमोफीलिया की वाहक है और पिता सामान्य है। हमें पता है कि हीमोफीलिया भी X क्रोमोसोम पर स्थित एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। X क्रोमोसोम पर अप्रभावी जीन होता है, माता हीमोफीलिया की वाहक है, इट मीन्स फीमेल में जो 2 X क्रोमोसोम होते हैं इसमें एक पर हीमोफीलिया का रिसेसिव जीन प्रेजेंट है। पिता सामान्य है, इट मीन्स हम क्रॉस कर दे रहे इस सामान्य पिता से। अगेन यहाँ पर ये फीमेल 2 डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स प्रोड्यूस करेगी, X एंड XH। मेल में 2 गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, X एंड Y, ठीक है। इस गैमेट की मैटिंग होती है इस गैमेट से XX, इस गैमेट की मैटिंग हो इस गैमेट से XXH। ये X गैमेट मैट कर सकता है इस Y से, तो XY, इस गैमेट की मैटिंग हो Y से, तो XHY। तो यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है रिजल्ट, जो बेबी गर्ल होंगी उन बेबी गर्ल में 50% वाहक है, कैरियर है, बट स्टिल ऑल आर नॉर्मल, सभी लड़कियां सामान्य है, क्योंकि फीमेल में हीमोफिलिक होने के लिए दोनों X क्रोमोसोम पर
H होना जरूरी है, हीमोफिलिक जीन होना जरूरी है। तो ये जो लड़कियां हैं इसमें 50% नॉर्मल है, 50% नॉर्मल है बट वाहक है, कैरियर है। बॉयज में देखें तो इस केस में 50% जो बॉयज हैं वो नॉर्मल है, लेकिन 50% डिजीज्ड है, मीन्स ये हीमोफिलिक है। ठीक है, तो ये डिजीज्ड हो गए या हीमोफिलिक हो गए। अब हम देखते हैं क्या ऑप्शन हमें दिया हुआ है। सभी लड़कियां वाहक होंगी, तो ये भी ऑप्शन गलत है। 50% लड़कों को सक्रिय रोग हो सकता है, तो ये सही ऑप्शन है। 50% लड़के जो है वो डिजीज्ड है। अगर चांस की बात है, अगर इस वाले क्रोमोसोम की मैटिंग होती है इस गैमेट की वाइफ के साथ, तो जो लड़के होंगे वो डिजीज्ड होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं, 50% लड़कियों को सक्रिय रोग हो सकता है, सो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन। सभी लड़कियां सामान्य होंगी, तो ये जो है ये ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा, क्योंकि लड़कियां सामान्य हैं बट 50% वाहक है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट हियर, ये यहाँ पर ज्यादा राइट है, सो ऑप्शन बी हम टिक करेंगे। नेक्स्ट है, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। मनुष्य में मीन्स ह्यूमंस में सेक्स का डिटर्मिनेशन किस क्रोमोसोम से होता है? माता के लिंग गुणसूत्र से, अंडाणु की माप से, शुक्राणु की माप से, या पिता के लिंग गुणसूत्र से? ह्यूमन में सेक्स के लिए दो क्रोमोसोम है, एक्स एंड वाई। फीमेल में XX होता है एंड मेल में X एंड Y, ये दो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। फीमेल में XX है, इट मीन्स जो गैमेट्स बनेंगे, एग बनेंगे, सभी में X क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। लेकिन मेल्स में दो डिफरेंट टाइप्स के स्पर्म्स बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, एक में X होता है और दूसरे में Y क्रोमोसोम्स होता है। मेल होने के लिए जरूरी है जब इस वाले एग की मेटिंग Y से होगी तभी मेल होगा। इट मीन्स ह्यूमन में जो संतान बनेगी, जो बच्चे होंगे, उनका सेक्स का डिटर्मिनेशन पिता के लिंग गुणसूत्र से होगा। मेल इज रिस्पॉन्सिबल कि लड़का होगा कि लड़की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें नर समयुग्मकी होता है? मेल जिसमें आइसोगैमेटिक है। हमने अभी ह्यूमन में मेल के केस में देखा कि ह्यूमन दो तरह के गैमेट्स बनाता है, एक्स एंड वाई। ठीक है, तो यहाँ पर ह्यूमन के केस में मेल कैसे होगा? हेट्रोगैमेटिक या विषम युग्मकी। हमसे पूछा है किसमें नर समयुग्मकी है, इट मीन्स नर में गैमेट्स जो बनेंगे वो सेम होंगे। पादपों में, मनुष्यों में, कीटों में या पक्षियों में? पक्षियों में ये आंसर सही है, क्योंकि जो बर्ड्स होती हैं उनमें जेड एंड ZW ये क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, जेड क्रोमोसोम पाया जाता है मेल बर्ड्स में एंड ZW क्रोमोसोम्स होते हैं फीमेल बर्ड्स में। तो बर्ड्स में जो फीमेल्स होती हैं वो हेट्रोगैमेटिक होती हैं, मीन्स दो टाइप से गैमेट्स बनाएंगी, एक गैमेट में Z होगा और दूसरे गैमेट में W क्रोमोसोम होगा। बट जो मेल बर्ड्स होती है वो होमोगैमेटिक होती है, मीन्स उनसे एक ही टाइप के गैमेट्स बनेंगे, दैट इज Z। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर टिड्डे में कौन सा गुणसूत्र समुच्चय पाया जाता है? मेल टिड्डे ग्रास होपर में पूछा गया है। ठीक है, ग्रास होपर में हमारे को पता है कि जो फीमेल होती हैं वो 2A + XX होती है, मीन्स नंबर ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स एंड 2 X क्रोमोसोम। तो फीमेल टिड्डा होता है, फीमेल ग्रास होपर होता है। और मेल में 2A + X 0 होता है, मीन्स अगर यहाँ पर गैमेट्स बनेंगे तो मेल ग्रास होपर में कैसे गैमेट्स बनेंगे? A + X और एक में कोई भी X या सेक्स के लिए क्रोमोसोम नहीं है, तो वो हो जाएगा मेल ग्रास होपर। ठीक है, सो मेल में कौन सा गुणसूत्र समुच्चय पाया जाता है? 2A + X 0। नेक्स्ट है, ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण के लिए जीन संतुलन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? RP रॉय ने, H.E. वाम्के, C.B. ब्रिजेस और मैकलैंग ने। तो इसका ऑप्शन है, आंसर है सही C.B. ब्रिजेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, XXX
मीन 4 बार हमें एक्स दे रखा है, ठीक है। मादा में कितनी बार बॉडी पाई जाती है? बार बॉडी एक्स क्रोमोसोम पर एक स्पेशल टाइप का मिलने वाला बैंडिंग होता है। बार बॉडी की संख्या निकालनी हो तो इसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। तो जितना भी एक्स क्रोमोसोम दिया हुआ है हमें उसमें से एक घटा देना है। यहाँ पर 4 दिया हुआ है एक्स क्रोमोसोम, है ना, 4 बार है ना, तो 4 - 1 = 3। तो कितनी बार बॉडी प्रेजेंट होंगी? 3। नेक्स्ट है TDF जीन है, एक जीन जो एक्स क्रोमोसोम पर स्थित होता है, RNA का एक खंड, एक प्रोटीन युक्त कारक या वाई गुणसूत्र पर उपस्थित जीन। तो TDF एक जीन है जो कि वाई क्रोमोसोम पर उपस्थित होता है और ये जीन वाई क्रोमोसोम पर है तो इसलिए केवल मेल में ही एक्सप्रेस्ड होगा, मेल में ही ये एक्सप्रेस्ड होगा। तो ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिवार में 5 लड़कियां हैं और एक लड़का, और लड़का एक भी नहीं है, तो छठे बच्चे के लड़के होने की कितनी संभावना है? अगेन अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप बहुत ही आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को कर लेंगे। बच्चों, कितनी भी लड़कियां हो, लड़का होगा या लड़की होगी, इसकी संभावना इन एवरी केस 50-50% होती है, क्योंकि फीमेल हमेशा जो एग बनाएगी उसमें एक ही टाइप का क्रोमोसोम होगा एक्स, एंड मेल जो स्पर्म बनाएंगे उसमें एक में एक्स और एक में वाई क्रोमोसोम होगा। तो ये चांस की बात है कि एग का फ्यूजन वाई से होगा, तो जो बच्चा पैदा होगा वो बॉय होगा, ठीक है। तो 50-50% चांसेस हैं, तो ऑप्शन 1/2 इज राइट हियर। कितनी संभावना है? 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रभावी तथा अप्रभावी एलील्स अपना प्रभाव साथ साथ प्रदर्शित करते हैं तो इससे क्या कहते हैं? मीन्स ये घटना क्या है? हेट्रोजाइगस कंडीशन में, विषम युग्मजीय अवस्था में, अगर डोमिनेंट एंड रिसेसिव वाले दोनों हैं और दोनों अपना प्रभाव दिखा रहे हैं तो ये घटना क्या कहलाती है? इस घटना को हम कहते हैं सहप्रभाविकता या कोडोमिनेंस। तो ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1:1:1:1 अनुपात दर्शाता है, मीन्स 1:1:1:1 मिला है, तो ये किसका अनुपात है? आपको पता है, याद होगा, आपने समझा होगा, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का अनुपात है। तो ऑप्शन डी इज राइट हियर, सिंपल है, द्विसंकर परीक्षण क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलील होता है जीन जोड़े का एकांतरित रूप, एक रूप के लिए जीनों की कुल संख्या, एक अगुणित समुच्चय के गुणसूत्रों की कुल संख्या, एक गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों की कुल संख्या। तो एलील एक जीन की ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, एक जीन जो एक से ज्यादा रूप में मिलते हैं उन रूपों को हम एलील कहते हैं। सो जीन जोड़े का एकांतरित रूप, ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में 100 परागकण प्राप्त करने हेतु कितने न्यूनतम अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? ये क्वेश्चन आपके लैब असिस्टेंट में इससे पहले जो हुआ था उसमें आया हुआ है, वहीं से लिया है मैंने ये क्वेश्चन। हमसे पूछा है कि 100 परागकण प्राप्त करने हेतु कम से कम कितने अर्धसूत्री मियोसिस की आवश्यकता होगी? हमको पता है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं किससे बनते हैं? माइक्रोस्पोर्स मदर सेल से। माइक्रोस्पोर्स मदर सेल जो कि डिप्लॉइड होती है, इसके अंदर इस डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होता है और एक मियोसिस के होने से 4 पोलन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है। एक मियोसिस के रिजल्टेंट 4 पोलन ग्रेन्स या परागकण बनते हैं। तो 100 के लिए कितने चाहिए हमारे को? सिंपल है, 25, ठीक है। आप मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हो। 4 पोलन ग्रेन ऑब्टेन फ्रॉम 1, तो 1/4/100, सो इजी है। 25 पोलन ग्रेन्स के लिए, 100 पोलन ग्रेन्स के लिए 25 मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के प्रयोगों में द्विसंकर लक्षण प्रारूप अनुपात था, डाई हाइब्रिड का फिनोटाइप रेशो। ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट इससे पहले जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है 2018 में, उससे लिया गया है। अगर आपने डाई हाइब्रिड क्रॉस को समझा है तो आप बहुत आसानी से यहाँ पर कर सकते हो। पहली बात देखिए, डाई हाइब्रिड फिनोटाइप का रेशियो क्या आता है, 9:3:3:1। ठीक है, तो यहाँ पर सब जगह 9:3:3:1 दिया हुआ है। इट मीन्स हमें जो अंदर कैरेक्टर्स दी हैं उसी को कंसीडर करना है। ठीक है, तो सभी कैरेक्टर में स्टूडेंट्स हमारे को क्या दे रखा है, सीट का शेप एंड सीट का कलर। अब यहाँ पर हमें पता है सीट शेप में राउंड यानी कि गोल डोमिनेंट है, एंड इसी तरह सीट के कलर में देखें तो येलो या फिर पीला रंग डोमिनेंट होता है। ठीक है, ये डोमिनेंट है। क्लियर? तो रिसेसिव कैरेक्टर सीट के लिए हो गया रिंकल्ड या झुर्रीदार, एंड कलर के लिए हो गया ग्रीन या हरा। क्लियर है? तो फिनोटाइप हमसे पूछा डाई हाइब्रिड का, यहाँ पर कोई भी आपको कैरेक्टर लिखा आ सकता है, आपको ऑप्ट करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए डोमिनेंट कौन सा है एंड रिसेसिव कौन सा है। जो 9 रेशो आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस में, उसमें दोनों ही कैरेक्टर्स डोमिनेंट होते हैं। इट मीन्स 9 प्लांट कैसे होंगे, जिसमें राउंड सीट विद येलो कलर होंगे। ठीक है, गोल व पीले, गोल व पीले बीज। क्लियर है? एक बीज कैसा होगा, 1 किसके लिए आएगा, जिसमें दोनों ही कैरेक्टर्स रिसेसिव होंगे। मीन सीट कैसे होंगे, झुर्रीदार व हरे, तो दोनों ही कैरेक्टर्स रिसेसिव आ गए। अब बचे बीच 2 बार 3। ठीक है, तो 3 में एक कैरेक्टर तो डोमिनेंट, इट मीन्स कैसा आएगा वो डोमिनेंट कैरेक्टर, वो हो जाएगा गोल, और इसके साथ दूसरे का आ जाएगा रिसेसिव, तो वो होगा गोल व हरे। यहाँ पर पहले का रिसेसिव मीन्स झुर्रीदार और कलर के लिए डोमिनेंट व पीले। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, गोल व पीले, गोल व हरे, झुर्रीदार व पीले, झुर्रीदार व हरे। तो ऑप्शन बी इज राइट हियर। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर फिनोटाइप कोई भी दिया जा सकता है। आपको पहले पता होना चाहिए डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स कौन से हैं एंड वो किस रेशो में आते हैं। अगर आपने कंसेप्ट को समझा है तो आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तंभ 1 में सिंड्रोम को स्तंभ 2 में कैरोटाइप से मेल करते हुए उत्तर का चयन कीजिए जो सही नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, जल्दी नहीं करनी, हमें चूज करना है, ऑप्ट करना है जो मैच सही नहीं है। एडवर्ड सिंड्रोम होता है ट्राइसोमी 18, तो ये सही है। ठीक है, ये तो सही ऑफ मैच है। एडवर्ड सिंड्रोम जो है 18 क्रोमोसोम के पार्ट या पूरा तो पूरा 18 क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है, तो उस तरह के जो सिंड्रोम होता है उसको हम एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं। पटाउ सिंड्रोम ट्राइसोमी 13, ये भी सही है। 13 क्रोमोसोम के कुछ पार्ट या फिर पूरा 13 क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी जब जीनोम में आ जाती है तो उससे जो सिंड्रोम है पटाउ सिंड्रोम है। टर्नर सिंड्रोम दैट इज ट्राइसोमी 21। तो ये जो मैच है ये गलत है, हमें गलत को ही तो चूज करना है। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम ये जो है एक एक्स क्रोमोसोम की कमी से होता है, ना कि ये 21 सिंड्रोम की ट्राइसोमी है। ट्राइसोमी 21 से डाउन सिंड्रोम हो जाता है। कौन सा सिंड्रोम हो रहा है, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, लेकिन टर्नर सिंड्रोम जो है एक एक्स क्रोमोसोम की कमी से होता है। इट मीन्स टर्नर सिंड्रोम फीमेल्स कैसी होंगी, उनमें 44 प्लस एक्स होगा, 46 की जगह इस तरह की जो टर्नर सिंड्रोम फीमेल्स है उनमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 45 होगा। ठीक है, सो ऑप्शन सी हम यहाँ पर ऑप्ट करेंगे। आगे का फिर भी देख लेते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम XXY, तो ये मैच भी सही है।
ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ऐसे मेल्स होते हैं जिनमें एक एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षण क्रॉस किया जाता है, मीन्स टेस्ट क्रॉस किया जाता है F2 पीढ़ी के पादपों का स्वपरागण करके, F1 पीढ़ी के पादपों का स्वपरागण करके, ये निर्धारित करने के लिए कि F1 पादप समयुग्मजी हैं या विषम युग्मजी, या फिर समयुग्मजी प्रभावी व समयुग्मजी अप्रभावी के मध्य क्रॉस करके। टेस्ट क्रॉस जो है वो F2 पीढ़ी के पादपों का स्वपरागण नहीं होता। टेस्ट क्रॉस में हम F1 का क्रॉस कराते हैं इसके रिसेसिव पेरेंट के साथ में, ठीक है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। F1 पीढ़ी के पादपों का स्वपरागण ये भी एलिमिनेट हो गया। ये निर्धारित करने के लिए कि F1 पादप समयुग्मजी है या विषम युग्मजी, तो ये ऑप्शन राइट है। टेस्ट क्रॉस ये चेक करने के लिए किया जाता है कि जो कैरेक्टर हमें दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर टॉलनेस का कैरेक्टर है, तो इस कैरेक्टर के लिए जो प्लांट है वो समयुग्मजी है या विषम युग्मजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया रोग मानव मादाओं की अपेक्षा मानव नरों में सामान्यतः अधिक पाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह रोग एक वाई सहलग्न उत्परिवर्तन के कारण होता है। ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है, इसलिए नहीं ज्यादा दिखाई देता मेल्स में। ये रोग एक एक्स सहलग्न अप्रभावी उत्परिवर्तन के कारण होता है, तो ये ऑप्शन सही है क्योंकि मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। जैसे ही एक डिजीज्ड हीमोफिलिक एलील या जीन आ जाएगा मेल में, तो ये जो है रोग बन जाएगा, जीन जो है अपना रोग दिखा देगा। लेकिन फीमेल्स में डिजीज होने के लिए दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पर अप्रभावी जीन का होना जरूरी है, तब जाके फीमेल्स में डिजीज आएगी। तो इसलिए मेल में ज्यादा मिलता है। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। नर XX तथा मादा XY कभी कभी किस कारण से पाए जाते हैं? विलोपन के कारण, X और Y गुणसूत्रों में खंडों के स्थानांतरण के कारण, असगुणिता के कारण, या हार्मोन अनियमितता के कारण। कभी कभी नर XX और मादा XY मिलती हैं। जिस समय क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन हो रहा होता है, गैमेट्स बनते हैं, क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, तो उस समय अगर X और Y क्रोमोसोम हैं, किस में मिलते हैं? मेल में, ठीक है। मेल में मान लो X एंड Y कंडीशन है, क्रोमोसोम सेपरेट होंगे गैमेट्स के बनने के समय, ठीक है। अगर इस समय कुछ के क्रोमोसोम्स के खंड एक दूसरे में आ जाएं, ठीक है, जिस क्रोमोसोम्स खिंचेंगे स्पिंडल फाइबर से, तो उस समय अगर किसी भी तरह की एरर हो जाए और X और Y क्रोमोसोम्स के खंड एक्सचेंज हो जाए, तो मेल XX तथा मादा XY पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र अपव्यूहन कब नहीं होगा? किस कंडीशन में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाई नहीं होता? जब जीन समजात गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, तो इस कंडीशन में स्वतंत्र अपव्यूहन हो सकता है अगर जीन के बीच में गैप है। जैसे सपोज ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, तो यहां पर किसी ट्रेट के लिए जीन है, ठीक, यहां पर किसी ट्रेट के लिए जीन है बी, ये इसका जीन, तो पॉसिबिलिटी है कि यहां स्मॉल टी कर देते, स्वतंत्र अपव्यूहन हो जाए अगर टी एंड बी के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है, अलग अलग है। जब जीन सहलग्न पर हो, सहलग्नो तथा एक ही गुणसूत्र पर स्थित हो, इट मीन्स अगर जीन जो समजात गुणसूत्र पर है, एक ही समजात गुणसूत्र पर भी कैसे दे रखे, एक ही गुणसूत्र पर स्थित है, इट मीन्स एक कैरेक्टर का जीन टी यहाँ पर है और दूसरे ट्रेट के लिए जीन यहाँ पर है। तो ये कंडीशन जब दो डिफरेंट जीन्स के बीच में
गैप कम होता है, डिस्टेंस कम होती, दूरी कम होती है, जिसे हम मॉर्गन दूरी भी कहते हैं, वो कम होती है तो हम कहते हैं जीन सहलग्न है, जीन लिंक्ड है। और ये लिंक्ड जीन जो है इनकी टेंडेंसी होती है कि ये नेक्स्ट जनरेशन में साथ ही जाते हैं, तो ये जीन इंडिपेंडेंटली असोर्टेड नहीं होते। तो ऑप्शन बी इज राइट हियर। आगे के ऑप्शन भी हम पढ़ लेते हैं। जब जीन असंजात गुणसूत्रों पर स्थित हो, मीन्स नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर, एक ये पेयर है हमारा और एक दूसरा पेयर है, ठीक है, कैरेक्टर एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो इनका तो ऑटोमेटिकली ये तो इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड होंगे, ठीक है। सो ये ऑप्शन बी एलिमिनेटेड हो गया, उपरोक्त सभी ये भी एलिमिनेटेड हो गया। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट, कौन सा एक लिंग सहलग्न लक्षण नहीं है, मीन्स सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर नहीं है? हीमोफीलिया, वर्णांधता, हाइपरट्राइकोसिस और गंजापन। तो यहाँ पर हीमोफीलिया, वर्णांधता एंड हाइपरट्राइकोसिस ये तीनों सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स होते हैं, लेकिन गंजापन जो है ये ऑटोसोमल ट्रेट्स है। हालांकि ये सेक्स अफेक्टेड है, मेल्स में मिलता है, ठीक है, लेकिन ये सेक्स लिंक्ड ट्रेट या कैरेक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र पर उपस्थित जीन पिता से पुत्र में स्थानांतरित होते हैं, ये कहलाती है, मीन्स ये घटना क्या कहलाती है? जो वाई गुणसूत्र पर जीन मिलते हैं वो हमेशा पिता से पुत्र में जाएंगे, क्योंकि पुत्र या मेल जो है उसी में वाई गुणसूत्र होगा। तो इस जीन को हम क्या कहते हैं? होलेंड्रिक जीन कहते हैं। सो ऑप्शन डी इज राइट हियर। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जेनेटिक्स टॉपिक में से कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। कंपटीशन कोई भी हो उसमें इजी, एवरेज एंड टफ 3 टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको सभी तरह के क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। चैनल के साथ में जुड़े रहिए। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। सिलेबस के रिगार्डिंग आपकी कोई भी समस्या है तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।